तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फेयर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि इनसाइड ऑफ हॉलोस्फेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही होता है, सेम वैल्यू होता है, और आउटसाइड पॉइंट पे जो होता है वो एक्स के साथ डिक्रीज हो जाता है, वो पॉइंट चार्ज की तरह चलता है। आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड non-conducting solid sphere। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ तो क्या करेंगे देखो। ओके, तो आ जाते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग इसलिए लेते हैं बच्चों ताकि उसके वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यदि कंडक्टिंग ले लोगे तो हम लोग देखेंगे कि वो चार्ज सारा का सारा सरफेस में चला जाता है। खैर, इस चीज़ को गॉस लॉ से भी हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो, इसलिए हम लोग नॉन कंडक्टिंग लिए हैं ताकि चार्ज जो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, स्टैटिक कंडीशन में रह सके। ओके, तो आ जाओ ज़रा एक बनाया जाए सॉलिड स्फीयर। ये है मान लो एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, है ना, इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे, तो मेरे ध्यान दिए होगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कैलकुलेशन कर रहे थे आउटसाइड पॉइंट पे, तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेशन के लिए कॉन्सेप्ट ये होता था, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था उसमें करना क्या था कि पूरी चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लो, है ना, एंड एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट चार्ज के केस में फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दो आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड के लिए नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे हॉलो स्फीयर के केस में, तो आउटसाइड पॉइंट पे वैसा ही आया जैसा पॉइंट चार्ज के लिए आता है। तो सॉलिड स्फीयर में भी यदि तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आउटसाइड पॉइंट पे, तो कुछ नहीं करना होता है, पूरे चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, पूरे चार्ज को तुम सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लोगे, एंड देन फिर पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा दोगे। सेंटर से जो भी डिस्टेंस पे होगा पॉइंट, के क्यू अपॉन एक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का लिख दोगे। तो ये था आउटसाइड पॉइंट के लिए। नहीं, पहले हम लोग को कैलकुलेशन करना है बच्चों इनसाइड पॉइंट के लिए। अभी हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे फॉर इनसाइड पॉइंट। यानी कि जो x होगा लेस देन r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इसमें तुम्हें गिवन टर्म्स क्या क्या रहेंगे? एक तो रेडियस तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। एक या तो टोटल चार्ज दे देगा या चार्ज पर इंटू वॉल्यूम दे देगा। Q जो है वो मान लेते हैं कि टोटल चार्ज है, और यदि चार्ज पर इंटू वॉल्यूम देगा तो रो दे देगा, यानी इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तुम्हें सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो P इस जगह पर, है ना। अब इस P पॉइंट पे तुम्हें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे थे इनसाइड पॉइंट पे, तो क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, इस पूरे सॉलिड स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। वो दो पार्ट कैसे डिवाइड करते थे, तो इस P पॉइंट और इस x को रेडियस मान के, है, एक हमने स्फीयर बना लिया। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्फीयर यानी एक पोर्शन जो इस x रेडियस के स्फीयर के इनसाइड होगा, दूसरा रिमेनिंग जो पोर्शन जो आउटसाइड होगा उसको अलग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड और इनसाइड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जैसे देखो, इसको हम लोग यदि दो पार्ट में डिवाइड करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये
एक तो ये जो हमने एक्स रेडियस का स्फीयर फॉर्म किया है इनसाइड पे, ये है, ठीक है। ये हो गया सेंटर, और यहाँ पे है अपना पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे हमें लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है ये है एक्स। और जो अपना रिमेनिंग पोर्शन बचा, वो रिमेनिंग पोर्शन का डायग्राम बनाओ। रिमेनिंग पोर्शन का डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब ऐसा दो पार्ट में क्यों डिवाइड किए? वैसे तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहे थे तो भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, तो यदि तुम्हें याद हो तो शायद कुछ याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो सुन लो ध्यान से। जैसे ये जो पी पॉइंट है, तुम यदि इस पोर्शन के लिए देखो तो इसके लिए ये सरफेस का पॉइंट कह लो, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, और यही पी पॉइंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ ये इस पॉइंट पे, इस जगह पर यहाँ। ये जो पी पॉइंट हो गया इसके लिए इनसाइड पॉइंट हो गया, ये एक हॉलो स्फीयर की तरह हो गया समझो। तो हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है यहाँ पर एक्स रेडियस के इनसाइड जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है, इसकी वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल लिख देंगे। जो चार्ज इस स्फीयर के आउटसाइड है ना, ये इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल लिख देंगे, और दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कॉन्सेप्ट क्या था कि आउटसाइड चार्ज की वजह से, है ना, इनसाइड पॉइंट पे यदि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो या आउटसाइड हो, तो उसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो उसमें इस वाले पोर्शन को हटा दिया गया था। सिर्फ पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इसके इनसाइड प्रेजेंट टोटल चार्ज की वजह से होगा, तो वो हम लोग लिखते थे। बट यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं है कि यदि हम एक हॉलो स्फीयर ले लेंगे और चार्ज के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इनसाइड कहीं पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वैल्यू वही होता है जो इसके सरफेस पर होता है, के क्यू अपन आर। इनसाइड पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम जीरो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता ही नहीं इनसाइड पे। तो यही कॉन्सेप्ट इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक पार्ट के लिए पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, और एक पोर्शन के लिए पी पॉइंट इनसाइड हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यदि हम इसकी बात करें, इस वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो गया, इस इनसाइड का ये जो अपना एक्स रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है, तो चूँकि ये पी पॉइंट सरफेस पे है, या आउटसाइड कह लेते हैं इसको, तो ये पूरा का पूरा चार्ज हम क्या करेंगे कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करना पड़ेगा तुम्हें। तो पहले तो टोटल चार्ज है कितना इस के अंदर, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसका चार्ज पर यूनिट एरिया लेकर यदि हम चलते हैं, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेकर चलते हैं, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि रो और क्यू में एक रिलेशन होगा, क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, है ना, चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो चलो इसके अंदर टोटल चार्ज हम मान लेते हैं है Q1, टोटल चार्ज मान लेते हैं कि Q1 है ना, इसके इनसाइड टोटल चार्ज। तो वो Q1 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई एक्स क्यू, है ना, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या मान के चला है, रो, तो इंटू रो कर दो, ठीक है। इसको चाहो तो तुम क्यू के टर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख ही लो, 4/3 पाई एक्स क्यू, है ना, ये क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स क्यू। इतना टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा इसके इनसाइड, ठीक है, ओके।
अब इस पूरे चार्ज को कहाँ एज्यूम कर लेना है, कंसंट्रेटेड सेंटर पे, और सेंटर से ये डिस्टेंस x, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1, है ना, इसको 1 मान लेते हैं, और ये है अपना सेकेंड पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन की वजह से क्या हो जाएगा भाई, तो k इंटू Q1 अपॉन x, तो k इंटू Q1 कितना है, तो Q बाई आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन x, तो ये हो जाएगा k Q अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो पोटेंशियल है पॉइंट P पे, ये ड्यू टू पोर्शन 1। अब इसी तरह से पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा ड्यू टू दिस पोर्शन। तो चलो आते हैं सेकंड पेज पे, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बनाओ उस डायग्राम को, जरा ड्रॉ करके देखो। चार्ज के इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ना, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चे, उसको बस याद रखना, बहुत ज़रूरी है उसको याद रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब देखो अपना P पॉइंट जो है वो इस जगह पर है, इनसाइड है, तो क्या इसको हम एक हॉलोस्फीयर मान लें। अब देखो जो हम लोग पहले पढ़े हॉलोस्फीयर और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हॉलोस्फीयर का सरफेस काफ़ी थिन सरफेस था ना, सारा का सारा चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट यहाँ पर हाँ इस वॉल्यूम में तुम कह सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं जो हॉलोस्फीयर में लगाते थे कि जो इनसाइड पे कहीं भी यदि पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, जो कि होता था KQ/R, है ना। बट यहाँ पर तो चार्ज जो है देखो इस x रेडियस से लेकर, है ना, इस x रेडियस से लेकर और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, R रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए इस पोर्शन की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक हॉलोस्फीयर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसा हॉलोस्फीयर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, थिन हॉलोस्फीयर। चलो ये है मान लो अपना एक हॉलोस्फीयर, ठीक है। ये हमने एक समझ, एक इसको तुम वही याद करो, इस तरह से हम लोग करते थे जब एक एलिमेंट सेलेक्ट करते थे। तो चलो हमने मान लो कि एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो चलो हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जो कि है एक हॉलोस्फीयर। तो इस हॉलोस्फीयर जो हमने सेलेक्ट किया है इसका रेडियस क्या है, तो चलो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, ये रेडियस, और इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस भी होगा, है ना। तो थिकनेस हम मान लेते हैं कि dr है, थिकनेस क्या ले लें, dr, ओके। तो अब पहले इस P पॉइंट पे इस हॉलोस्फीयर की वजह से तुम लिखोगे कि क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो इसका सरफेस ये काफ़ी थिन है, ओके। तो पहले इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इस हॉलोस्फीयर पे टोटल चार्ज है कितना, कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बोलने जा रहे हैं हम उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जितना वॉल्यूम है ना, जितना पोर्शन ये हॉलोस्फीयर कंज्यूम कर रहा है, तुम्हें वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। देखो इस हॉलोस्फीयर के अंदर का टोटल वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, बस ये जो इसका कह सकते हो कि ये जो पोर्शन है ना, dr थिकनेस जो है,
ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है टोटल वॉल्यूम का, तुम्हें वो वॉल्यूम पता करना है। तो कैसे पता करोगे? तो सोचो इस पूरे हॉलो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, चारों तरफ का जो सरफेस एरिया है, वो क्या होता है, पाई 4πr²। जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, 4πr²। अब सोचो इस पूरे हॉलो स्फीयर को ओपन कर दिया जाए और एक शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो शीट का भी एरिया क्या होगा, 4πr²। और जो थिकनेस होगा उस शीट का, वो थिकनेस क्या होगा, जैसे ऐसे ही मान लो हम इसे शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस कितना होगा बच्चों, dr, ये जो dr है। और ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो सोचो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया इनटू दिस थिकनेस यानी कि dr। ये है किसका, इस जो एलिमेंट्री एक हॉलो स्फीयर हमने सेलेक्ट किया उसका वॉल्यूम, जितने में ये पोर्शन प्रेजेंट है, टोटल इनसाइड का वॉल्यूम नहीं है ना, जितने पोर्शन पे उस पर चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो चलो ये वॉल्यूम हमने निकाल लिया। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो तो हमें पता ही है, कैसे लिखेंगे, तो टोटल चार्ज Q को डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो उससे हमें मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज, सॉरी चार्ज पर यूनिट और वॉल्यूम 4/3πr³। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम में हमें चार्ज चाहिए, तो ये हो जाएगा अपना dq, है ना, जो इस एलिमेंट्री कह सकते हो कि हॉलो स्फीयर पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, 4π तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ जा रहा है 3/r³, है ना, r² dr³, तो ये आ रहा है अपना dq। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, तो अब ये P पॉइंट इसके लिए इनसाइड पॉइंट है और इसका रेडियस इस हॉलो स्फीयर का R है। तो इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो KQ/R, तो Q की जगह पर dq यूज़ करोगे और रेडियस क्या है, स्मॉल r। और यदि हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू पोर्शन 2, सेकेंड पोर्शन की वजह से। और इंटीग्रेशन का लिमिट का क्या रखोगे, तो सेकेंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है रेडियस x से लेकर रेडियस r तक, तो फ्रॉम x टू r। बस वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेट करो, आंसर तुम्हारे सामने है। चलो देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पोर्शन 2, और dq का वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो k/, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 3q/r³ तो बाहर ही आ जाएगा, तो 3kq/r³, ये तो बाहर आ गया। r² dr से r जब डिवाइड करोगे तो r dr बचेगा इनसाइड पे, r dr इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू r, तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया 3kq/r³। r dr का इंटीग्रेशन r²/2, तो 2 बाहर लेकर आ जाओ, अपर लिमिट r² माइनस लोअर लिमिट x²। तो ये पोटेंशियल है ड्यू टू दिस सेकेंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन की वजह से पोटेंशियल क्या था बच्चों, तो ये था फर्स्ट पोर्शन की वजह से पोटेंशियल, है ना, और सेकेंड पोर्शन की वजह से ये है पोटेंशियल। तो जो नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू सेकेंड पोर्शन। अब ऐड कर दो इसको, तो ये था KQ/R³ इंटू x², KQ/R³ इंटू x², प्लस ये है 3/2 KQ/R³, है ना, r² माइनस x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, KQ/R³ को कॉमन ले सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो सेकंड केस पर कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू KQ/R³ यदि कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो KQ/R³ यदि कॉमन ले लेते हो तो बचिए अंदर क्या, x² प्लस
3/2 आर स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन ले लो, तो KQ/2 आर क्यूब ऊपर बच जाएगा 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। तो इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर तुम्हें कैलकुलेट करना है विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, तो ये फार्मूला यूज़ करोगे KQ/2 आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ये याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ओके अब आ जाओ कुछ इस पे एनालिसिस किया जाए। जैसे यदि हमें सेंटर पे कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, है ना, तो सेंटर के लिए x का वैल्यू क्या पुट करोगे, सेंटर से ही तो डिस्टेंस लेते हैं x, तो सेंटर के लिए तो x क्या पुट कर देंगे 0। तो सेंटर पे इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा x 0 पुट करो, तो ये आ जा रहा है 3/2 KQ/R। और यदि हम सरफेस की बात करें एट सरफेस, तो सरफेस के लिए x का वैल्यू क्या पुट करोगे r, तो x का वैल्यू r पुट करके देखो, है ना, सरफेस का मतलब x = r पे, तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2r स्क्वायर 2 ये कैंसिल, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है बच्चों KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस क्या आ जा रहा है KQ/R, और सेंटर पे दिस। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3/2 टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये 3/2 टाइम्स, है ना। यानी कि यदि हम ध्यान से देखें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, सरफेस पे कम है। मतलब जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है ना। और सरफेस से जैसे ही बाहर निकल गए यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो आउटसाइड पॉइंट पे करना क्या है, तो आउटसाइड पॉइंट पे तो पूरे स्फीयर पे जो टोटल चार्ज इसको क्या कर लेना होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम करके और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा देना है ना। जैसे मान लो कि सेंटर से इसके x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, तो यहाँ पोटेंशियल कैसे लिखोगे, यहाँ तो सिंपल KQ/x, Q क्या है इसका टोटल चार्ज। तो आउटसाइड पे कैलकुलेशन तो हमेशा वैसे ही करना है ना कि पूरे स्फीयर पे जो टोटल चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लेना होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन है ना, ये सब कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है। अभी तो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और भी क्लियर होगा इस पे कॉन्सेप्ट। यार चलो एक इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए कि क्या होगा पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि सेंटर पे सबसे ज़्यादा था, सेंटर के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, सरफेस, सरफेस के बाद और डिक्रीज होना शुरू होता है ना। बट यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनसाइड जो रिलेशन है ये कुछ पैराबोलिक रिलेशन है ना। एक्स के साथ डिक्रीज होगा, बट रिलेशन कैसा होगा पैराबोलिक रिलेशन होगा। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, ये यहाँ से ऐसे डिक्रीज होना शुरू होता है, एक सेकेंड, कुछ ऐसे
डिक्रीज होना शुरू होता है, एक कर्व शेप का होना चाहिए, एक सेकेंड, ये ऐसे डिक्रीज होता है, फिर यहाँ के बाद ये अपना शेप चेंज होता है, ये पैराबोलिक शेप में ऐसे आ रहा था, फिर यहाँ के बाद शेप चेंज हो गई, ये हाइपरबोला इस तरह से यहाँ तक ये पोजीशन जो है ये x इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, और ये सेंटर x इक्वल्स टू 0 वाला पोजीशन है, तो x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल क्या था, 3/2 के क्यू बाई आर, है ना। उसके बाद घटना शुरू हुआ, तो इस साइड यहाँ से x इक्वल्स टू आर के बाद तो जो पोटेंशियल है वो कैसे डिक्रीज होता है, 1/x लॉस से, तो इन्फिनिटी तक इस तरह से पैरेलल चला जाएगा। तो ये ग्राफ होता है इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो पोटेंशियल x का यही ग्राफ बनता है। ये y और x हमने लिख दिया है, ये y जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है बच्चों। और इससे बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। चलो क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं। यही है क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ लो। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ पोटेंशियल वी नॉट ऑन इट्स सरफेस, मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वो है वी नॉट। फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विथ पोटेंशियल 3v0/2, 5v0/4, 3v0/4, v0/4 have radius r1, r2, r3 and r4 रेस्पेक्टिवली। देन ये ऑप्शन है कौन से सही होंगे, रेडियस में क्या रिलेशन होगा। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का क्या मतलब है, तो ये शायद हम जब पॉइंट चार्ज बता रहे थे तो वहाँ पर हमने एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का चर्चा किया था जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या बनता था, एक स्फीयर बनता था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वैसे यहाँ पे भी जैसे सॉलिड स्फीयर के केस में हम लोग देख रहे थे डिफरेंट डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा सेंटर से। तो जब उसको तुम सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो जैसे कह रहा है कि मान लो एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है और सरफेस का जो इसका पोटेंशियल है वो है वी नॉट। तो हम मान सकते हैं टोटल चार्ज यदि क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वी नॉट सरफेस का पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो वी नॉट की जगह पे हम के क्यू बाई आर यूज़ कर सकते हैं, यानी क्यू इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। अब देखो जो इसके सेंटर पे पोटेंशियल होता है, इसके सेंटर पे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किए थे, वो आया था 3/2 पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या है, वी नॉट। तो 3v0/2 यानी कि ये जो पोटेंशियल है किसका पोटेंशियल है बच्चों, सेंटर पे। तो सेंटर का यदि ये पोटेंशियल है तो ये r1 तो वही डिस्टेंस हो गया ना सेंटर से। तो जब ये पोटेंशियल सेंटर का ही है तो सोचो r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या बताया कि नहीं समझ में। ये जो 3v0/2 पोटेंशियल है इसके लिए वो कह रहा है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, 3v0/2। बट चूंकि 3v0/2 सेंटर का ही पोटेंशियल होता है, इसका मतलब r1 का वैल्यू क्या है, 0। उसी तरह से r2। अब सोचते हैं जरा r2 कहाँ पर होगा। तो देखो 3v0/2 सेंटर पे होता है और v0 कहाँ पर होता है, सरफेस पे। और सेंटर पे कितना होता है, 3v0/2। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो सेंटर से सरफेस के बीच जितना भी पोटेंशियल तुम्हें मिलेगा वो सब 3v0/2 और v0 के बीच ही कुछ होगा, यानी कि 1.5 v0 और v0 के बीच कुछ वैल्यू होगा। तो तुम यहाँ पर देखो तो ये जो वैल्यू है 5v0/4 ये बिटवीन 1.5 v0 एंड v0 के बीच में आएगा।
बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं वी नॉट से कम है, तो वी नॉट से कम जो भी वैल्यूज़ होंगे वो आउटसाइड होंगे। मतलब इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो है ये तुम्हारा हो जाएगा R3, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R4, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V0/4। जैसे जैसे हम लोग दूर चलते जाते हैं पोटेंशियल घटता जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो 3V0/4, सरफेस का V0, सेंटर का 3V0/2, यहाँ पे कहीं होगा 5V0/4, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा R2, ये R3, ये R4। ठीक है, तो हमें ये R3, R2, R4 ये सब फाइंड करना होगा। तो हम ध्यान से देखें तो ये R2 जो है ये इनसाइड पॉइंट है, तो ये R2 कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें दिया है 5V0/4, है ना। तो इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन क्या यूज़ करते हो, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे इक्वेशन, कहाँ गया, ये देखो, है ना, KQ/2R³ 3R² - x²। तो V = KQ/2R³ 3R² - x²। ठीक है, तो इसको V को हम पुट करना होगा कितना, एट x = R2 पे वो दे रखा है पोटेंशियल कितना है बच्चों, 5V0/4। तो 5V0/4 = KQ/R की जगह V0 पुट कर सकते हो, है ना। V0 का वैल्यू हमें पता है कितना होगा, ठीक है। तो V0 का वैल्यू हमें पता है, V0 का वैल्यू कितना है, KQ/R, ठीक है। तो यहाँ पर KQ/R की जगह तुम चाहो तो V0 पुट कर सकते हो, तो ये V0/2R² हो गया, 3R² - x²। तो इसको सॉल्व करके तुम x फाइंड कर लो, तो V0 तो कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, तो R² को तुम चाहो तो इनसाइड लेकर चले जाओ, तो ये 5/2 = ये R² इनसाइड लेकर जाओगे तो ये 3 - x²/R²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 - 5/2 x²/R² = 3 - 5/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो x² बोथ साइड रूट ले लोगे तो x = यहाँ से मिल जाएगा R/√2, और ये x क्या है, R2। तो R2 हमें मिल गया बच्चों R/√2। R1 0 आया था, R2 आ गया R/√2। तो R1 R2 मिल गया। अब R3 की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, R3 जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा, ये हम कैसे पता किए, तो हमने इसके वैल्यू को देखकर पता किया, है ना। जो हम लोग रिजल्ट फाइंड किए थे उसमें देखे थे कि सेंटर पे 3/2 टाइम्स सरफेस का होता है, और सरफेस पे कितना है, V0 दिया हुआ है, और सरफेस पे V0, सेंटर पे 3/2 V0। तो सेंटर से सरफेस के बीच जो भी वैल्यू होगा वो इसके बीच में होगा, तो इसके बीच में एक ही वैल्यू था 5V0/4, ठीक है। बाकी जैसे ही सरफेस से बाहर निकलते हैं तो वो और घटता चला जाता है, तो V0 से जितने भी छोटे वैल्यूज़ होंगे, है ना, यानी KQ/R से जो भी छोटा वैल्यू होगा वो सब इस सरफेस के बाहर होगा। तो ये 3V0/4 V0/4 ये सब क्या होगा, आउटसाइड। इस, है ना, इस वैल्यू को देख के, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये पता लगाए कि ये पॉइंट्स आउटसाइड होंगे, ये दोनों पॉइंट आउटसाइड होंगे, ये सेंटर वाला है, और ये जो है वो सेंटर और सरफेस के बीच में कहीं पे है, और V0 तो सरफेस का दे ही रखा था, है ना। तो यदि हमें सरफेस का पता है तो हम पता कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल है, जैसे मान लो सरफेस का पोटेंशियल यदि 10 वोल्ट है ना, तो सेंटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। तो अब मान लो कहता है कि 12 वोल्ट कोई वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो सरफेस और सेंटर के बीच भी कहीं होगा। और यदि 8, 9, 7, 6 की बात करें तो वो इधर आउटसाइड कहीं पे होगा, ठीक है। तो आउटसाइड
यदि स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो वहाँ पे पोटेंशियल के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए? तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो फार्मूला चलता है KQ/x। तो एट x इक्वल्स टू R3 पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 3/4V0। तो पुट कर दो, x की जगह पर R3 पुट कर दो, v की जगह पर 3/4V0 इक्वल्स टू KQ/R3। V0 की जगह पे KQ/R पुट कर दो, तो 3/4 KQ/R इक्वल्स टू KQ/R3। तो KQ और KQ कैंसिल हो गया, यहाँ से R3 आ गया बच्चों 4/3R, है ना। तो चलो R3 हमें मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे R4 के लिए। तो V इक्वल्स टू फार्मूला तो वही चलेगा KQ/x, आउटसाइड पॉइंट ही है, बट x इक्वल्स टू R4 पे इस बार वैल्यू जो दिया हुआ है वो है V0/4। तो पुट करो, यहाँ से R4 का वैल्यू आ जाएगा 4R। तो R4, R3, R2, R1 सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सबसे पहली बात R1 आया था 0, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया क्योंकि ये कहता है R1 नॉट इक्वल्स टू 0। फिर देखो R4 और R में एक रिलेशन है कि R4 इज़ ग्रेटर देन 2R, यानी 2R इज़ लेस देन R4। तो सही बात है। देखो R4 कितना आया है 4R, तो वैसी बात ये ग्रेटर देन क्या है 2R। तो चलो ये ऑप्शन तो सही है, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, तो ये सही है। अब बचा B और D, तो दोनों में R1 0, तो सही है, R1 तो 0 होगा। मतलब इसको अब हमें देखना होगा। इसमें कह रखा है R2 माइनस R1 लेस देन R4 माइनस R3, और इसमें कहता है R2 इज़ ग्रेटर देन R4 माइनस R3। तो ज़रा R4 माइनस R3 पहले फाइंड किया जाए। R4 माइनस R3, तो R4 कितना है 4R, और R3 कितना आया था देखो 4R/3, तो 4R/3। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8, यानी 8R/3, है ना। 8R/3 तुम्हारा 2.666 है ना, ऐसे चलेगा 2.666R अप्रॉक्सीमेटली। और R2 माइनस R1 की बात करें तो R1 तो 0 है ना, तो R2 माइनस R1 और R2 इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि R1 तो 0 ही है। तो ये है R/√2, R/√2 यानी कि R/1.41 समथिंग। तो वैसी बात ये लेस देन R है, लेकिन R4 माइनस R3 इतना है। तो वैसी बात यहाँ देख के साफ लग रहा है कि R4 माइनस R3 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R2 या R2 माइनस R1 से। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, R4 माइनस यही ऑप्शन सही है, ये ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर होगा ना, तो ये नहीं, D नहीं, B ऑप्शन, R4 माइनस R3 ग्रेटर देन R2 माइनस R1। तो यही कॉन्सेप्ट था बच्चे, इसमें सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में तुम्हें यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें दिया हुआ होगा, देख के तुम ट्राई कर लेना एक बार।